So now टाइमिंग ऑफ द टाइड्स चेंज डेली. लहरों का समय रोज बदलता है. द टाइड्स आर कंटिन्यूसली ऑकरिंग फिनोमिना. अंडरलाइन. आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम वाटर लेवल ड्यूरिंग हाई टाइड द लो टाइड सेट्स इन. Similarly, after reaching the lowest water level during the low tide, the high tide sets in. Remember that in the following discussion, the highest limit of the high tide is mentioned. See figure 3.9. You will understand why the timings of the high and the low tide change daily. Now, look at the figure given on page number 12, 3.9. Why do the timing change daily? There will be high tide at point P as it is opposite to the moon. Now observe carefully this diagram. Where is point P? Can you see point P? Okay. So the point P is opposite to the moon. Yes, moon के opposition में है, सामने है. So वहाँ पे क्या होगा? हाई टाइड होगा. ओके. देन एज पॉइंट एफ इज ऑपोजिट टू पॉइंट पी, इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस हाई टाइड एट द सेम टाइम. तो हमने पहले ही देखा था कि ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइड एक्सपीरियंस होता है. तो पॉइंट पी पे अगर हाई टाइड है तो एफ पे भी क्या होगा? हाई टाइड. ओके. नाउ it will take 24 hours for P to come back to its original position. अभी अर्थ तो घूमता है तो P को घूमकर फिर से अपनी जगह पर, यानी कि P को फिर से P पे आने को कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे. यस, क्योंकि एक रोटेशन 24 आवर्स का होता है. ओके. P to come back to its original position 360 degree. Point P will be at point F after 12 hours, that is 180 degree. और P को घूमकर P पे आने को 24 घंटे लगेंगे. लेकिन P को अगर F पे जाना है तो 24 घंटे लगेंगे क्या? नहीं, आधा ही लगेगा, है ना. मतलब 360 का आधा 180 डिग्री पे आने को 12 ही घंटे लगेंगे. ओके. The same change will also occur with the reference to the point F. और जो P के साथ होगा वही F पे भी होगा कि F को घूमकर F पे आने को 24 आवर लगेंगे, लेकिन F को अगर P पे जाना है तो 12 ही आवर्स लगेंगे, आधा ही टाइम लगेगा. Point F will not experience the same high tide because in the meanwhile the moon also would have moved a little ahead. Hence, it will take 25 minutes more for point F to come to the position opposite to the moon. अभी हमने देखा कि अर्थ तो घूमता है, साथ में मून भी घूमता है, बराबर है. तो अर्थ अगर घूमा, ठीक है, घूमकर उसी जगह पे आया, लेकिन उसी के साथ मून भी क्या हो रहा है? घूम रहा है. तो हमेशा P और F पे थोड़ी हाई टाइड लो टाइड होगा. P पे इसलिए है क्योंकि मून P के सामने है. ठीक है. अब मून थोड़ा सा ऊपर गया, हाँ, थोड़ा सा घूम गया, तो जरूर तो फिर वो P पे आएगा क्या? उसका ये नहीं आएगा, थोड़ा सा दूसरी जगह पे आएगा. और वो डिफरेंस जो है वो कितने मिनट्स का है? 25 मिनट्स का. आफ्टर 12 आवर 25 मिनट्स F will arrive opposite to the moon and it will experience high tide. Point P opposite to F will also experience high tide. Later, again, after 12 hours and 25 minutes, P will experience high tide. As it comes in front of the moon, there will be the high tide at F1, P1, F1, 2 as shown in the figure. There is high tide and low tide twice a day, 24 hours generally. The time difference between two high tides is of 24 hours and 12 hours and 25 minutes. Okay. So ये सब खेल जो है ना, ये इस डायग्राम में आपको दिखेगा. याद रखना, अगर
अर्थ जो ब्लू कलर का है वो घूम रहा है, तो साथ में मून भी घूमता है, इसलिए P और F ये पहली पोजीशन है, ठीक है। फिर अर्थ घूम गया, फिर मून भी घूम गया, फिर बना P1 F1। ओके, ऐसे करके करके हर 25 मिनट्स आगे आगे पोजीशन चेंज होती जाती है। क्लियर? नाउ सो यही रीजन है कि टाइड्स का टाइम क्यों चेंज होता है, समझा? नेक्स्ट, ट्राई दिस। अब अगेन यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जो आपको घर पे करनी है। यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी एट होम। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, वेव्स। अब हमने टाइड्स देखे, अब हम देखेंगे वेव्स। अब आप लोग पूछेंगे कि वेव्स और टाइड्स में क्या फ़र्क है। जनरली वेव्स और टाइड्स दोनों को लहरें ही बोलते हैं, but there is much difference between tides and waves, and what the difference exactly is that we are going to see now. If you blow air over hot milk or tea while drinking, ripples are generated on milk or the tea. In the same way, because of the force of the wind, water appears to be moving. The sea water gets pushed by the wind and ripples are generated on the water surface. This is called waves. अब क्या होता है, देखो कभी हम चाय पीते वक्त चाय गर्म होती है या फिर पानी में, हाँ जब भी लेते हैं उसमें ऐसे अगर हम सिर्फ फूंक मारे, हाँ तो क्या होता है, हमारे फूंक मुंह से निकली हुई जो हवा है, एयर है, फूंक जो है उसके वजह से वो चाय या फिर वो पानी में क्या होता है, रिपल्स, बबल्स आते हैं और वो हिलता है, बराबर है। थोड़ी देर के बाद फिर से क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। अगर फिर से हमने वैसी फूंक मारी तो फिर से वैसा होता है। वैसे ही हरकत समुंदर में भी होती है। क्या होता है, हवा चलती रहती है, एयर इज कंटिन्यूअसली मूविंग। सो ड्यू टू द मूविंग एयर कभी कभी वो जो समुंदर का पानी है वो भी हिलने लगता है, उसको वेव्स बोलते हैं। और टाइड्स क्या है, टाइड्स कभी कभी हवा के ऊपर ऐसे डिपेंड नहीं है, वो रेगुलरली होती है, हमेशा होती है, और सन, मून और अर्थ के वजह से होती है। सो वो अलग है। वेव्स मतलब कभी कभार हवा के चलने के वजह से जो होता है वो वेव्स है। समझा डिफरेंस टाइड्स और वेव में? The sea water moves up and down or slightly forward and backward due to the waves. और फिर क्या होता है, हवा की वजह से वो पानी भी हिलता है। The wave brings the energy contained in them to the coast. They break in the shallow water near the coast. Large or small waves are formed continuously at the surface of the sea. और एयर हमेशा हिलती रहती है, एयर इज ऑलवेज मूविंग, सो उसके वजह से फिर वेव्स भी हमेशा बनती रहती है। जनरेशन ऑफ वेव इज नेचुरल एंड रेगुलर ऑकरिंग फिनोमिना टू। और जैसे टाइड हमेशा होते हैं वैसे वेव्स भी होते हैं, क्योंकि नेचुरल है कि एयर हर जगह पे है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। सो एयर इज मूविंग, वाटर विल ऑल्सो मूव। सी फिगर 3.10, वेव्स कमिंग टू द कोस्ट। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द वेव्स। अब वेव कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। द सी वाटर गेट्स पुश्ड अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ द विंड। हवा के वजह से, विंड मीन्स हवा, उसके वजह से सी वाटर, समंदर का जो पानी है वो ऊपर नीचे होते रहता है। द राइज्ड अप पोर्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। अब जो हिस्सा ऊपर उठता है हवा की वजह से, पानी का हिस्सा जो ऊपर उठता है, सी द कंटिन्यूसली कीप सीइंग द डायग्राम, उसको क्रेस्ट बोलते हैं। इफ अ स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग इन वन डायरेक्शन, लार्ज वेव्स आर जनरेटेड। अगर एक ही साइड में, एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में जोर से हवा चल रही है तो पानी क्या होगा, उसी के साथ वैसे ही चलेगा और लार्ज वेव बन जाती है। फिर द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट and the following trough is called the amplitude
of the wave, whereas the distance between two successive crest or troughs is called wavelength. अब यहाँ पे सब दिया है, यहाँ पे आप देखो वेवलेंथ इसलिए क्योंकि ट्रो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, क्रेस्ट सबसे ऊपर वाला, तो ट्रो और क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको वेव की लेंथ, मतलब कितना लेंथ है, इसलिए उसको वेव लेंथ बोला है. और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव देखो उसको बोलते हैं. ओके, नाउ लास्ट पार्ट, वेलोसिटी ऑफ वेव्स.